नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सुजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। और अगले हफ्ते बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर रहेंगे उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट खबरें हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, पूरा हफ्ता कैसा रहा इस पर भी हम आगे बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते के लिए किस तरह की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो पर और पहले एक बार एक मार्केट का चेक ले लेते हैं। और आज शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन बाजार बंद होते होते हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला। निफ्टी की बात करेंगे तो ऊपरी स्तरों से करीब यहाँ पर 100 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग हरे निशान में ही हुई, लेकिन यहाँ पर गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि दबाव आया आखिरी कुछ घंटों में। आज के सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्शन की बात करेंगे तो आज मजबूती बना रहे थे मेटल स्पेस, पावर कंपनियां और कुछ सरकारी कंपनियां भी थी जहां पर कि आज अच्छा मोमेंटम दिन भर देखने को मिला। लेकिन और किस तरह का एक्शन था आज दिन भर बाजार में, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मानसी जुड़ चुकी हैं मार्केट का एक पूरा चेक लेकर। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए कैसा रहा दिन भर का कारोबार? बिल्कुल, तो हफ्ते के आखिरी दिन की और नई सीरीज की शुरुआत तो अच्छी होती हुई दिखी, लेकिन पूरे हफ्ते के ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश करेंगे, ये हफ्ता जो है मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक स्पेस और कैपिटल गुड्स स्पेस का रहा, क्योंकि वहां पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमने देखा। निफ्टी पूरे हफ्ते में अगर देखें अराउंड 1.3% के डाउन टर्न्स यहाँ पर देखने को मिले और पहली ये गिरावट देखने को मिली है पिछले 6 हफ्तों में, जो कि निफ्टी में इस हफ्ते हमने देखी। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर बात करें, सेकेंड स्ट्रेट वीक ऑफ फॉल्स हमने देखें और पिछले 4 हफ्ते गेनिंग मोमेंटम देखने के बाद अब लास्ट 2 वीक से हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में गिरावट जो है वो ऑन ऑन वीक बेसिस हावी होती हुई नजर आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें, लगातार 10 सप्ताह से जो मजबूती है वो इंटैक्ट रही और इस हफ्ते भी मिड कैप इंडेक्स ने आउट परफॉर्म कर दिखाया। आज के सत्र में भी एक्शन पैक रहा, काफी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आए, न्यूज फ्लोज भी कई सारे थे और इसके अलावा पूरे हफ्ते भी मिड कैप इंडेक्स में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। इसके अलावा अगर देखें सेक्टोरल लूजर्स की अगर बात करें, पूरे हफ्ते आईटी सेक्टर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाया और यहाँ पर हमने करीब 4% के डिक्लाइंस आईटी सेक्टर में देखें। इसके अलावा पीएसयू बैंक टॉप गेनर ऑफ द वीक कह सकते हैं, क्योंकि 4% की तेजी, तो क्लियरली आईटी से विपरीत पीएसयू बैंक स्पेस में अच्छी मजबूती के साथ कामकाज नजर आया। सेंट्रल बैंक टॉप परफॉर्मर रहा पीएसयू बैंक स्पेस में और साथ ही बैंकिंग स्पेस पर पर्टिकुलरली इंडसइंड बैंक पर एक ओवरवेट रेटिंग भी आई थी, एक रिपोर्ट ब्रोकरेज की आई थी और आज सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे कि बैंकिंग स्पेस, चाहे फिर वो छोटे मझौले बैंक्स हो या फिर बड़ी दिग्गज बैंकिंग स्पेस हो, कई सारे ग्रोथ सिनेरियोज हैं जो कि इस स्पेस को बैंकिंग सेक्टर को काफी लुक्रेटिव बनाते हैं। अब आइए टॉप लूजर्स जो आईटी इंडेक्स में नजर आए, एम्फासिस में करीब 9% की गिरावट पूरे हफ्ते के दौरान देखने को मिली। निफ्टी आईटी में डिक्लाइनिंग ट्रेंड, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने देखा कमजोरी हावी होती रही। वहीं टीसीएस निफ्टी में टॉप लूजर रहा, करीब 5% के डिक्लाइंस ड्यूरिंग द वीक हमने देखे। बिगेस्ट वीकली लॉस टीसीएस में नजर आया 17 जुलाई के बाद का इस सप्ताह। इन्फोसिस की अगर बात करें 4% के डिक्लाइंस यहाँ पर भी नजर आए। सेकंड लार्जेस्ट लूजर निफ्टी में अगर कोई था आफ्टर टीसीएस तो वो इन्फोसिस रहा। कोल इंडिया में टॉप गेनिंग मोमेंटम दिखा पूरे हफ्ते के दौरान, 6% के गेन्स, न्यूज फ्लोज भी पॉजिटिव थे जिसके चलते कोल इंडिया फोकस में रहा। वहीं आरबीएल बैंक, ऑफ कोर्स अनदर बैंकिंग काउंटर, यहाँ पर 24% से 25% की तेजी ड्यूरिंग द वीक हमने देखी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 9 से 10% की तेजी हमने देखी। और बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें, ऑल इन ऑल प्राइवेट बैंक स्पेस और पीएसयू बैंक स्पेस में काफी हद तक एक्शन, केपेक्स थीम में काफी हद तक एक्शन। वहीं एबीबी जैसे स्टॉक्स थे जो कि काफी हद तक अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे थे। सेकंड बेस्ट गेनर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में अगर देखें तो एबीबी में नजर आया। अच्छी तेजी के बीच पूरे हफ्ते के दौरान 10% की तेजी इस स्टॉक ने हमें दिखाई। टाटा एलेक्सी में गिरावट थी। आईटी स्पेस में हमने देखा मिड कैप आईटी इंडेक्स में टाटा एलेक्सी था जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन जहां तक बात रही फार्मा स्पेस की, कुछ हद तक हमने देखा बढ़त वहां पर देखने को मिली। एफएमसीजी प्लेज ने अच्छी तेजी दिखाई। वहीं पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक स्पेस तो रही जो कि काफी हद तक फोकस में रहे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा हफ्ता बाजार में अगर कुल मिला के देखें तो थोड़ा वीकनेस ही देखने को मिले। मिड कैप और सरकारी बैंक काफी चले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईटी सेक्टर का प्रदर्शन कमजोर रहा। लेकिन ऊपरी स्तरों पर जो बिकवाली थी वो हावी थी, क्योंकि एक्सपायरी हफ्ता भी था, तो उस लिहाज से हमने देखा
उतार चढ़ाव भी काफी बाजार में बना हुआ था। चलिए अब अगले हफ्ते के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल हो चुके हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से अविनाश गोरशकर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अविनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया IT नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है सर आपका मार्केट पर? अगले हफ्ते बाजार में कहाँ मौके रहेंगे, क्या रणनीति बनानी चाहिए बाजार में? गुड आफ्टरनून पूजा। देखिए, मुझे लग रहा है कि बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आई है। मेरे ख्याल से अभी भी मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटो सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर, कैपिटल गुड्स, ये ऐसे सेक्टर्स है जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक मौके अभी भी काफी प्रेजेंट है। मुझे लग रहा है कि इंडेक्स को लेके हो सकता है कि मार्केट्स में थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, क्योंकि वीकेंड पे जैक्सन होल मीटिंग का डिसीजन आएगा, प्लस उसके बाद पवेल साहब की कमेंट्री आएगी, और उसके बाद आने वाले हफ्ते में होपफुली थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस आरबीआई की पॉलिसी की भी रहेगी। तो डेफिनेटली मार्केट्स ये मैक्रो नंबर्स को क्लोजली वॉच करेगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट्स की ट्रेजेक्टरी ऊपर है। जब तक एफआईआईज की लिक्विडिटी बरकरार है, इंडियन मार्केट्स में लिक्विडिटी आती रहेगी, तब तक मुझे लग रहा है कि ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट होना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेकर के रखिए। हालांकि इंडेक्स में आपको थोड़ी बहुत नियर टर्म में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। इंडेक्स में उतार चढ़ाव बना रहेगा, काफ़ी सारे इवेंट भी आने वाले हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो उसके लिहाज से भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पर बना के आप चल सकते हैं। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार नज़र डाल लेते हैं कि अगले हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहाँ पर क्या आपको नज़र रखनी चाहिए और क्या ट्रिगर्स हैं। पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं विनी मोतीवाला। विनी, बताइए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए? इंपॉर्टेंट क्यूज और इवेंट्स की बात करें अगले हफ्ते में, वहाँ पे पहले तो डोमेस्टिक फ्रंट और इंडिया में जो इंपॉर्टेंट है वो है RIL का AGM जो है, उसके अलावा है पिरामिल एंटरप्राइजेस की डीमर्जर की जो है वो दोनों फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, कॉर्पोरेट इवेंट्स वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा डेटा पॉइंट, इकोनॉमिक डेटा पॉइंट में GDP डेटा आने वाला है, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डोमेस्टिक फ्रंट पे। अभी यूएस की बात करते हैं। यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स की डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो वॉच आउट करेंगे। FOMC मेंबर बात करने वाले हैं, वहाँ पे विलियम बात करने वाले, तो वो एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री के लिए वॉच आउट करने के लिए फैक्टर है। उसके अलावा जो यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट है वो भी एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। चाइना में कॉम्पोजिट PMI डेटा वॉच आउट करेंगे फैक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा, ये दो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स है जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए। उसके अलावा अदर इवेंट्स में है कि जो रशिया की जो गैसप्रॉम है वो नेक्स्ट वीक 3 दिन के लिए मेंटेनेंस के लिए हॉल्ट करने वाली है, ये ऑलरेडी बताया गया है पहले, नॉर्थ स्ट्रीम 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैसे इम्पैक्ट करता है दूसरे कंट्रीज़ की एनर्जी को, गैस प्राइसेस को कैसे फर्दर मोर इम्पैक्ट करता है, ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा इलॉन मस्क और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो बात करने वाले, एक एनुअल इवेंट है, स्पीक करने वहाँ पे बात करने वाले और फ्यूचर पे मेनली फोकस करने वाले। फ्यूचर क्या है? एनर्जी इंडस्ट्री का, तो वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ सकती है। यह है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और क्यूज वॉच आउट करने के लिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पर कि हमारी नज़र रहेगी, खास करके नेक्स्ट जो पूरा वीक होगा उसमें मैक्रो के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हफ्ता होगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। इंडिया में भी और ग्लोबली भी काफ़ी अहम आंकड़े आएंगे जो कि बाजार के आगे की चाल तय कर सकता है। लेकिन इस बीच बाजार पर वापस लौटे तो हमने देखा ये पूरा वीक सरकारी बैंकों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली। हालांकि हम तो देख रहे थे कि पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर ही चल रहा था, छोटे मझोले बैंकिंग शेयरों में भी हमने तेज़ी देखी, लेकिन सरकारी बैंकों में काफ़ी अच्छा रनअप इस बीच देखने को मिला है। अविनाश जी, क्या व्यू बन रहा है आपका बैंकिंग स्पेस को लेकर? कोई स्टॉक है आपको इन स्तरों पर जो पसंद आ रहा है? नहीं, बिल्कुल पूजा, मुझे लग रहा है कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही अच्छी तरह से वेल पोजिशन्ड है। सबसे बड़ी बात, आरबीआई के डेटे के हिसाब से अगर हम देखें तो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो करीबन 14% बढ़ा है, तो उसका मतलब ये बैंकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो सरकारी बैंक्स में हमको लग रहा है कि SBI, उसके बाद फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे जो स्टॉक्स है हमको लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो एसेट क्वालिटी का आंकड़ा काफी कम हो चुका है, लोन बुक ग्रोथ भी काफी अच्छी है। कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक का जो ROE है वो कम से कम 13-14% आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे स्टॉक्स अगर किसी को 6 to 12 मंथ्स के नजरिए से खरीदना है तो अच्छी खासी कमाई होगी, प्रोवाइडेड यहाँ पे कोई नेगेटिव सरप्राइज इंटरेस्ट रेट पे RBI ना दे।
अनुमान है कि आने वाली पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट की हाइक आएगी और उसके बाद इन्फ्लेशन जब पीक आउट होगा तब बैंकों के लिए और भी अच्छी तरह से ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज आएगी। तो नेट नेट डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन का मामला है। अगर कोई भी स्टॉक्स में अच्छी करेक्शन आती है बैंकिंग में तो खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स को तैयार होना चाहिए। बिल्कुल, तो इन्वेस्टर्स तैयार रहें, आगे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है बैंकों में। सरकारी बैंकिंग स्पेस भी इस वक्त अच्छा लग रहा है। पहले तो हम सिर्फ एसबीआई का नाम लेते थे, लेकिन अब इस बीच कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर भी देखने को मिला। तो यहाँ पर भी आप पर नज़र रख सकते हैं और अच्छी तेज़ी के लिए तैयार रहिए। लेकिन चलिए अब इस बीच कुछ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू निकल कर आ रहा है बाजार पर, एक बार ये भी देख लेते हैं। डायमेंशंस कंसल्टिंग के अजय श्रीवास्तव का कहना है कि इस समय निवेशकों के लिए ज़रूरी है कि अपने निवेश को सुरक्षित रखें। ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। साथ ही इंडस्ट्रियल शेयरों में निवेश की रणनीति बनाना फायदेमंद हो सकता है। 3-4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि इतना हम उसको इंपॉर्टेंस मत दें क्रेडिट ऑफटेक को, बिकॉज जो इन्फ्लेशन ही आपका है 10% से 7 से 10% भी इन्फ्लेशन चल रहा है, तो अगर आपने 100 रुपए बोरो किया था वर्किंग कैपिटल के लिए तो उसकी अब रिक्वायरमेंट आपको 107 रुपए तो वैसी हो गई। तो 7 से 8% तो इसमें इन्फ्लेशन की जुड़ाई है। वो जरूर है कि इनकम बढ़ेगी बैंकों की, बट द फैक्ट इज कि वॉल्यूम से ग्रोथ का मत कोरिलेट करिए, बिकॉज उसके लोन के अंदर में इन्फ्लेशन कंपोनेंट 7 से 10% ऑलरेडी बैठा हुआ है। दूसरी बात है कि मार्केट के लिए तो इस सबसे बढ़िया समय होता है जब बिकवाली कम हो और खरीदारी ज्यादा हो। आज की तारीख में तो एटलीस्ट ये क्लियर है कि बेचने वाले कम हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है लगातार और फॉरेनर्स कर भी रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग। बट जो ट्रांजिएंट कैपिटल जो आता है, जो हर दुनिया में एक जो हेज फंड्स हैं जो इधर से उधर पैसा लगाते हैं फिर निकालते भी हैं उतनी जल्दी, ये वो पैसा है जो हमने भी देखा है, दुनिया में भी आया है वापस पैसा। और इंडिया के अंदर रिटेल तो खैर बेचता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक रिटेल का स्तंभ खड़ा रहेगा मार्केट रहेगी। आप अगर बोले वैल्यूएशन वाइज तो शायद हमारे हिसाब से 60 से 70% स्टॉक आज की तारीख में काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। एक कोई भी इकोनॉमी जो 6-7% ग्रो करती है उसमें 70, 80, 90, 100 के पीई वाले स्टॉक आज भी दरकरार हैं और चलते जा रहे हैं और इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये टाइम आता है कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट को केयरफुल रखिए। आप रैली को चेस करने का हमेशा ही नुकसान पाएंगे। आप तो इस समय सोच समझ के करिए कि आपने क्यों शेयर को लिया है और कैसा होगा और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा कंजम्पशन में, जो 6 महीने बाद नजर आएगा, अभी कुछ नजर नहीं आएगा आपको। उस हिसाब से आप अगर निवेश करेंगे तो शायद सेफ्टी की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। रिटर्न को चेस करने में रिस्क है इस समय। अजय, आपने बिल्कुल जिस तरह से ये बात कही कि क्योंकि इस रैली को कहीं ना कहीं आप ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को देखते भी हैं, और आपने ये बात भी कही कि सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट, क्योंकि हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट से एक्शन कम्प्लीटली गायब था पिछले 6 महीने से, लेकिन अब जो प्राइमरी मार्केट का जो ट्रेंड शुरू हो गया है, नए आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं, क्या वो एक बड़ा कन्विक्शन आपको यहाँ दे सकते हैं जिसके चलते आपको लगता है कि नाउ वी आर इन फॉर अ नेक्स्ट लेग अप? देखिए, बहुत बढ़िया हुआ जो आईपीओ में हुआ है, बिकॉज उसके लिए तो सारी कंपनियां लाइन में लगी हुई थी और उसका इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ आईपीओ का। आई थिंक मार्केट के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। पर उसका एक और भी चीज है कि आपको देयरफॉर अपनी फायर पावर भी थोड़ी सी आपको रखनी पड़ेगी अलग से कैश में, कि अगर आपको निवेश करना है इन स्टॉक्स में। 60 से 70 कंपनियां अगले 6 महीने के अंदर में आईपीओ में आएंगी अगर यही माहौल चला थोड़ा सा, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा अपने पास में कैश, जो आप उनका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अब जो आएंगी कंपनियां आईपीओ में उनकी वैल्यूएशंस बहुत सोच समझ के आएगी और उसमें रिटर्न की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। वनस्पत की लास्ट 6-8 महीने में जो कंपनियां थोड़ी बहुत आई हैं जिन्होंने तकलीफ मचाई है, बट फिर भी आप देखेंगे इंडिया का आईपीओ स्टोरी पिछले 24 महीने के अंदर में सिर्फ 15% स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आज इन्वेस्टर्स को लॉस है। तो आज भी कहूंगा इन्वेस्टर्स को कि सेकेंडरी मार्केट को चेज इतना मत करिए, प्राइमरी मार्केट का जो एक्शन है उस पर फोकस करिए। ये आज जो इशू लिस्ट हुआ है काफी स्ट्रेंथ हुई है इसमें, जबकि काफी ओवर वैल्यूड स्टॉक है, फिर भी बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन हुई है। बट अब जो कंपनियां आएंगी वैल्यूएशन का हल्का सा मध्यम लेके व्यू, उसमें आप निवेश करेंगे तो रिटर्न अच्छी आएगी। आईपीओ स्टोरी इंडिया की बहुत बढ़िया है पिछले 2 साल की। जो आपको हेडलाइन मिलती है कि सबके लॉसेज हैं, वो 1-2 कंपनी को लेके आपने पेटीएम को लेके सारे बाजार को कर दिया। बट आप देखेंगी कम से कम 125 कंपनी आई हैं, उसमें से सिर्फ 15 कंपनी हैं जिसमें लॉस है आज की तारीख में इन्वेस्टर्स को। तो मैं तो कहूंगा सेकेंडरी को छोड़िए, अभी आप प्राइमरी में फोकस करिए, बिकॉज वहां पे भी रिटर्न बहुत अच्छी आएंगी और सेफ आएंगी रिटर्न।
ओके अच्छा, ये पॉइंट भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई प्राइमरी मार्केट्स में भी अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर रहा है तो उसका भी एक आपने पूरा एक रूपरेखा बताया, और एक बुरी बात भी नहीं है। काफ़ी सारे लोग अगर सेकेंडरी की जगह प्राइमरी मार्केट्स में ही आते हैं तो 2021 का रिटर्न सब लोगों के सामने है, 2022 का भी रिटर्न अजय आपको बता ही रहे हैं कि वो सबके सामने है। तो ज़रूरी है कि आप सेकेंडरी मार्केट में ही नूरा कुश्ती करें। आप अगर आईपीओ मार्केट्स में यानी कि प्राइमरी मार्केट्स में भी आ सकते हैं तो ठीक ठाक मनी आप बना सकते हैं और कन्विक्शन के साथ बना सकते हैं। अजय, मैं वापस थोड़ा सेकेंडरी मार्केट पे आना चाहूँगा। एक्चुअली मैं बैंक्स का ना जो फ्लो है उस पर वापस से पता करना चाहता हूँ। अब बीच में अभी ये चर्चा चल रही है कि बड़े बैंक्स काफ़ी अच्छे से चले, छोटे बैंक की थोड़ी वैल्यूएशन सस्ती है तो एक कैचअप रैली हो सकती है, दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है। ये आरबीएल बंधन को देख के ऐसा लगता है कि इनकी वैल्यूएशन बड़े बैंक्स के मुकाबले थोड़ी पीछे है। आप इस तथ्य को मानते हैं, और मानते हैं तो आपका बैंकिंग पे स्टांस क्या है, खासकर ये छोटे मझोले बैंक्स जो हैं? देखिए, हमारी कोई होल्डिंग बैंकिंग में बहुत ही कम होल्डिंग है इसमें, हमारी व्यू भी बैंकिंग का डिफरेंट है। छोटे बैंक में बिल्कुल भी होल्डिंग हमारी जीरो है, बिकॉज छोटे बैंक का आप देखेंगे, चाहे आपने आरबीएल का जिक्र लिया जैसे, उसकी आप शेयर प्राइस वॉलेटिलिटी देखेंगे पिछले 4 साल में तो आपको पता लग जाएगा कि इन्वेस्टर्स का कम, स्पेकुलेटर्स का आपका होना जरूरी है, कि बिकॉज इन शेयरों में रैली आती है और फिर प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। इंट्रिंसिकली ग्लोबली में आपने देख लिया कि छोटी बैंकों का कोई रोल फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं है, बिकॉज रिस्क और टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट के बाद में इन बैंकों का बहुत मुश्किल है रहना। और आपने देखा, जैसे आरबीएल का एग्जांपल लीजिए, एक साल में 2 झटके लगे एनपीए में और शेयर प्राइस कहां से कहां गिर गया इन्वेस्टर्स का, निवेशक का, तो पिछले 5-7 साल में क्या रिटर्न आएगी, बहुत मुश्किल है। तो मेरा तो एडवाइस यही रहता है कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में एक ही चीज काउंट करती है, वो है साइज। आईसीआईसीआई बैंक को देख लीजिए, कितनी प्रॉब्लम आई लेकिन बैंक खड़ी रही और आज उसकी शेयर होल्डर ने रिटर्न कमाई है। ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये एक एफपीआई इन्वेस्टेड स्टॉक्स हैं सारे, तो ग्लोबल फ्लोज से ये ऊपर नीचे जाएंगे। बट अगर बैंकिंग सेक्टर 10% परफॉर्म करेगा तो हमारे हिसाब से जो बिगर मिड कैप सेक्टर है, हम 4 कंपनियां जो 1000 करोड़ से ऊपर इंडस्ट्री में, वो उससे डबल परफॉर्म करेंगी। बिल्कुल, तो ये थे अजय श्रीवास्तव बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं उस पर नजर डालते हैं। और सोमवार को रिलायंस की एजीएम होने जा रही है, जिसका कि सभी को इंतजार रहता है, और न कि सिर्फ भारतीय बाजारों की बल्कि दुनिया भर के बाजारों की नजर होती है कि किस तरह के आउटकम यहाँ पर रिलायंस के एजीएम से निकल कर आएंगे, आगे की ग्रोथ स्टोरी क्या है रिलायंस की। तो सोमवार को कंपनी की एजीएम होने वाली है, और एजीएम में क्या कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर आ सकता है, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर नयनतारा राय हमारे साथ जुड़ गई हैं। नयनतारा, बताइए। 29 अगस्त मंडे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एजीएम है। उससे पहले हमें कुछ खबरें मिली हैं जो मैं आपके बारे में बातचीत करूंगी। सबसे पहले मार्केट्स की जो सोच है कि शायद मुकेश अंबानी स्पीच में कुछ अपडेट देंगे रिलायंस जियो के आईपीओ के बारे में, रिलायंस रिटेल के आईपीओ के बारे में। हमें जो पता लगा है कि वो शायद नहीं होगा, बहुत अनलाइकली है कि कुछ डीमर्जर की बातें होंगी या कुछ आईपीओ टाइमलाइन की बातें होंगी। मार्केट्स का जो दूसरा एक्सपेक्टेशन है वो है सक्सेशन प्लानिंग की ओर पे। कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का चेयरमैन बना गया था। उसके बाद यही हो रहा है, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सक्सेशन प्लानिंग फॉर्मलाइज हो चुका है? हमें ये बताया जा रहा है कि नहीं, मुकेश अंबानी बॉस रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे, वही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को चलाते रहेंगे, परंतु अपने तीनों बच्चों के लिए जो उनकी रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद वो लेड आउट हो जाएंगी। तो क्या अनंत अंबानी जियो में करेंगे, क्या क्या उनकी बेटी ईशा अंबानी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी रिलायंस रिटेल के लिए, अनंत अंबानी न्यू एनर्जी में क्या क्या करेंगे, शायद उसके ऊपर कुछ अपडेट मिल सकती है। मैंने अभी न्यू एनर्जी बोला तो उसके बारे में भी काफ़ी अपडेट्स मिलेंगी। फिगर तो हमें मालूम है कैपेक्स का 70,000 करोड़ रुपए कुछ सालों के लिए। देखते हैं अब मुकेश अंबानी की स्पीच में उसके बारे में और क्या बातचीत होती है। 5G में शायद काफ़ी बातचीत होएगी। कुछ ही दिन हफ्तों पहले तो ऑक्शन ख़त्म हुआ है, रिलायंस ने 18,000 करोड़ रुपए का 5G एयरवेज भी खरीदी है। कब रोल आउट होगा, कब शुरुआत होगा ये धंधा, कब हैंडसेट आएगा? ये इंडिया का सबसे फर्स्ट होम ग्रोन 5G नेटवर्क भी होगा जो रिलायंस बिल्ड कर रहा है। तो ये बहुत गर्व मोमेंट है रिलायंस के लिए, और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि स्पीच में भी उसके बारे में बातचीत की जाएगी।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नयनतारा आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी अहम बैठक होने वाली है जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। अविनाश जी, एक बार आपसे भी राय लेना चाहेंगे, रिलायंस की जो एजीएम होने वाली है उसमें आप क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वॉच करेंगे, किस तरह के अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि स्टॉक प्राइस पर कैसा कुछ इम्पैक्ट आएगा, ट्रेडर्स को किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए रिलायंस की अगर बात करें तो? पूजा, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो न्यूज़ फ्लो एजीएम पे अगर देखेंगे वो मेरे ख्याल से 5G को होगा। 5G के ऑक्शन में रिलायंस ने काफी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो 5G रोल आउट कब होगा, इसका इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेशंस पे कितना जल्दी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री पॉसिबली एजीएम में आएगी, और जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा रिलायंस के टेलीकॉम के बिजनेस के लिए। और ऑयल एंड गैस के बिजनेस के लिए जो पहले ऑयल टू केमिकल्स का जो डाइवर्समेंट प्लान किया था आरोमोको के साथ, शायद वहां पे भी हो सकता है मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि अभी तेल की कीमतें वापस बढ़ी है तो यहाँ पे कोई अपडेट कंपनी देती है कि नहीं। और फाइनली रिटेल के बिजनेस पे हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि इसका पूरा डाइवर्समेंट या आईपीओ का रोड मैप नहीं देंगे, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ हिंट दिया ही जाएगा कि ये कभी डाइवर्समेंट होगा, इसकी अनलॉकिंग कभी होगी। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से रिलायंस के शेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो सोमवार के एजीएम के बाद आपको डेफिनेटली अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से हर एजीएम के टाइम पे ये एक्साइटमेंट होती है, लेकिन ये 2-3 एरियाज के ऊपर अगर कमेंट्री मैनेजमेंट की क्लियरली आती है तो मार्केट्स को डेफिनेटली ऑल कॉन्फिडेंस स्टॉक पे रहेगा। नहीं, हमको लग रहा है कि एनीवे स्टॉक अच्छी तरह से इस मार्केट में चला है, तो ये कमेंट्री आने के बाद और भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन स्टॉक में लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल, तो अब इस तरह के अनाउंसमेंट की बात हो रही है। फिलहाल हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसमें आईपीओ को लेकर तो ज़्यादा कुछ बड़ी अनाउंसमेंट नहीं होगी, बट अगर कुछ मेजर अनाउंसमेंट आता है तो फिर एक अपसाइड के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख करते हैं। लंबे समय से पेंडिंग आयरन और माइनिंग पर लिमिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ने कर्नाटक में आयरन और माइनिंग से सीमा हटा दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी दानिश आनंद। दानिश, बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच ने कर्नाटका में आयरन और माइनिंग पर जो कैप है उसको लिफ्ट कर दिया है। जो बेलरे डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पर जो आयरन और का जो कैप है उसको लिफ्ट कर दिया गया है 28 MMT से 35 MMT तक। और इसी तरह चित्रदुर्गा और जितनी भी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर इस कैप को 7 MMT से 15 MMT तक लिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर देखें तो ये काफ़ी पुराना मामला था। 2009 में पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। एक NGO ने एक प्ली फाइल करी थी और उसके बाद हमने देखा कि काफी रिस्ट्रिक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने लगाए थे। और 2013 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो काफी रिस्ट्रिक्शंस थे उसमें छोटी मोटी रिलैक्सेशन दी थी। उसके बाद हमने देखा कि काफी सालों तक ये हियरिंग चली है और 2022 में हमने देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना का जो लास्ट डे है, आज उन्होंने एक मेजर जजमेंट पास करा है और आयरन और माइनिंग पर जो कैप है उसको लिफ्ट कर दिया है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो आयरन और माइनिंग से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री है उनके लिए काफी पॉजिटिव खबर है। और लास्ट डे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने एक मेजर जजमेंट को पास करा है। बिल्कुल, तो कर्नाटक में आयरन और माइनिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश ये सारी जानकारी देने के लिए। अविनाश, अब वापस से आपके पास आएंगे। आपकी तरफ से कुछ और निवेश के लिए कुछ पिक्स आपकी तरफ से? बिल्कुल, इनफैक्ट पूजा, हमारे पास 2-3 इन्वेस्टमेंट ग्रेड काउंटर्स है। पहला जो स्टॉक है वो ऑटो कंपोनेंट में गैब्रियल इंडिया रहेगा। हमको लग रहा है कि करंट प्राइस पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है। ये एक मार्केट लीडर है शॉक एब्जॉर्बर्स में, करीबन 40% रिप्लेसमेंट मार्केट में ये कमांड करती है। हमको लग रहा है कि अगले 6-12 महीने के लिए अगर कोई खरीदता है तो करीबन 203-204 का टारगेट प्राइस यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो फ्रंटलाइन कैपिटल गुड्स सेक्टर में आता है वो कमिंस इंडिया है। कमिंस एक MNC कैपिटल गुड्स कंपनी है और नॉट ओनली डीजल और गैस के इंजन बनाते हैं, लेकिन इवन ग्रीन एनर्जी को लेके हाइड्रोजन के भी इंजन ये बनाने की टेक्नोलॉजी रखते हैं। करीबन 30% रेवेन्यू का ये अपने पेरेंट को एक्सपोर्ट करते हैं और इस साल नंबर्स काफी अच्छे आने की उम्मीद है। तो ये भी कैपिटल गुड सेक्टर में एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर कोई 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखता है तो कम से कम 1450-1480 का टारगेट पॉसिबल है। और तीसरा स्टॉक पूजा, हमको लॉजिस्टिक्स स्पेस में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है। हमने आपके चैनल पे पहले भी ये स्टॉक रेकमेंड किया था। इस स्टॉक में अभी तेजी पकड़ी है, अच्छी तरह से स्टॉक भागा है, लेकिन अभी भी हमको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। करीबन 338 का रेट चल रहा है।
इस साल कंपनी कम से कम 1050-1100 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी। और जिस प्रकार का इनका ऑपरेशन यूरोप में है, यूएस में है, प्लस गटी के ऑपरेशन इनके अंडर है, तो हर तरीके से ग्रोथ इंजन स्ट्रांग है। तो ये अगर साल भर का नजरिया कोई रखता है तो कम से कम 420-425 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये 2-3 स्टॉक्स ऐसे बाजार में इन्वेस्टर्स को जरूर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने चाहिए। ठीक है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये कुछ इन्वेस्टमेंट पिक्स आपको सुझाए गए हैं। गैब्रियल, क्यूमिंस, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स इन पर नजर रखें। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए तमाम स्टॉक्स पर, और इसके अलावा अगले हफ्ते की तैयारी भी करने में हमारी मदद करने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला